वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट में आपका हार्दिक स्वागत है। गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स, ये कंसेप्ट की क्लास है। तो कंसेप्ट क्लास, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बिंदु क्या होता है। बिंदु यानी पॉइंट। बिंदु यानी कि पॉइंट। पॉइंट बेसिकली होता क्या है। मान लिया कोई ये प्लेन दे रखा है, समतल है। इस पे हमने क्या किया, एक ऐसी डॉट टाइप का लगा दिया। ठीक है, इसकी ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, और ना ही मोटाई होगी। यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिंदु। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेखा या लाइन। तो रेखा क्या होती है, यानी लाइन क्या होता है। तो अनंत बिंदुओं से बनता है। तो ऐसे डॉट 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 इस तरीके से अगर बिंदु बनाए और इनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बना रेखा हो जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, अब इसको हम तीर की तरह इस तरीके से दिखाते हैं। इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया, यानी ये आगे बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। ठीक, तो दोनों साइड से बढ़ सकता है, मतलब इसमें इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ सकता है। ये खूब आगे तक जा सकता है, दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। कहां तक, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है इस तरीके से रेखा हो जाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अनंत तक इधर और इधर बढ़ा सकते हैं। तीर का मतलब इधर उधर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें ना तो प्रारंभिक पॉइंट पता है, ये आगे तक कहीं भी जा सकता है अनंत तक, ना अंतिम बिंदु पता है इसका। मतलब इसमें कोई छोर ही नहीं होता, कोई किनारा ही नहीं होता, अनंत तक दोनों किनारे जाते हैं। तो अनंत बिंदुओं से बनता है बेसिकली, ये अनंत बिंदुओं से बनता है। अब हम लोग किरण देख लेते हैं, रे जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अनंत बिंदुओं का क्या होता है, बिंदुपथ। बिंदुपथ मतलब बिंदुओं का एक पथ होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु पता होगा लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता होगा। यानी एक साइड में तीर लगेगा जिधर बढ़ेगा, एक साइड में तीर नहीं लगेगा। ये प्रारंभिक हो गया, जिधर तीर नहीं लगेगा, और इधर तीर लगेगा मतलब ये आगे और बढ़ सकता है। तो प्रारंभिक बिंदु तो पता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता है इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। प्रारंभिक और अंतिम नहीं पता, ये तो आगे तक जा सकता है, तो इसी को किरण या रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से किरण हो गया, रे हो गया। अब हम लोग आगे फिर देखेंगे, हाँ ये इस तरीके से है, ये प्रारंभिक हो गया और ये इसका अंतिम छोर नहीं पता है, प्रारंभिक तो पता है। ठीक है, तो इसी को हम किरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा प्रारंभिक है, ये हमारा आगे तक बढ़ता जा रहा, अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से, यानी अर्थात अनंत तक ये जाएगा, अंतिम बिंदु ना हो यानी अनंत हो। तो इसी को अब रेखाखंड देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड मीन्स रेखा का खंड, रेखा का भाग। मान लिया ये क्या है, हमारी रेखा है, इसमें से हमने इसका खंड कर दिया, भाग कर दिया, ए और बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा। इसका प्रारंभिक भी होगा, अंतिम बिंदु दोनों होगा। अंतिम, इसको बोलेंगे प्रारंभिक और इसको बोलेंगे अंतिम। तो जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों पता हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। तो रेखा खंड रेखा का भाग होता है एक तरीके से देखें, या अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, जिसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु निश्चित हो। ए और बी क्या है, निश्चित है ना, ए और बी दोनों निश्चित हैं। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, रेखा खंड, रेखा खंड हो जाएगा। ठीक है, और ये अनंत तक इधर बढ़ेगा, अगर रेखा होता तो ये क्या होता, अनंत तक बढ़ता, उसी का तो ये भाग है ए बी। तो ए भी हमारा फिक्स्ड हो गया। अब हम लोग कोण या एंगल देखते हैं। तो कोण या एंगल क्या होता है बेसिकली। अब दो किरणें जिसका क्या हो, दो किरणें, मान लो एक किरण ये है, हमने बताया था किरण क्या होता है, जिसका एक छोर प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन अंतिम बिंदु ना पता हो। तो ये किरण हो गया, इसके बीच का जो झुकाव होता है, दो किरणों के बीच का जो झुका हुआ भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो ये दो किरणें जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, देखिए ए हमारा क्या है, एक ही बिंदु है प्रारंभिक। ठीक है, और क्या हो, झुके हों, झुका हुआ है, एक दूसरे के साथ झुकाव बनाए हुए हैं। तो इनके बीच का जो भाग होगा बेसिकली, यही क्या होता है, बीच वाला भाग, इसी को हम कोण बोलते हैं। यानी दो किरणों के बीच का भाग जो है उनके झुकाव के साथ, उसी को हम कोण बोलते हैं। और कोण को हम किससे, थीटा अक्षर से, थीटा, कोण को हम थीटा अक्षर से लिखते हैं। जैसे
अगर वेग को लिखना होता तो आप वेलोसिटी v से लिखते हैं ना, और अगर कार्य को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, w से लिखते हैं। उसी तरीके से कोण को हम थीटा लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, अब इसको कैसे नेमिंग करेंगे। ये कोण ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बटा नहीं है ना, और क्या लिख सकते हैं, या कोण ए ही थीटा है, ये थीटा हमने जो है ए को हमने थीटा दिखा दिया। ठीक, और हम नाम भी लिख सकते हैं इसका, बीच में हम ए रखेंगे और बी जिससे बनता है 2 पॉइंट से, बी और सी को कॉर्नर पे रख देंगे, तो कोण ए लिख भी सकते हैं और थीटा भी यही चीज हो गया, और बी ए सी भी लिखे हैं, ये भी यही होगा, या सी ए बी भी लिख सकते हैं इसको, बी ए सी या सी ए बी। अब हम लोग कोण के प्रकार देखते हैं, तो कोण के टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब पहले हम देखते हैं न्यून कोण, जिसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण क्या होता है। अब मान लिया ये हमने ये जो है ए बी सी हमने एक कोण बना दिया बी ए सी, ठीक है। अब ये कोण का मान अगर थीटा क्या हो, ये थीटा अगर क्या हो, 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ठीक, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो हम इस कोण को क्या बोलेंगे, थीटा को न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, तो थीटा न्यून कोण हो जाएगा जब थीटा का मान 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा हम क्या कर सकते हैं, 0 से बड़ा यानी थीटा का मान 0 से बड़ा मतलब यानी 1 डिग्री से कितना 89 डिग्री तक के जितने भी कोण होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। यानी 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक सभी के कोण को। अब समकोण यानी राइट एंगल देखते हैं। अब राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, जैसे ये ए बी सी, या एंगल बी, यानी थीटा यहाँ कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसे हम बोलेंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज, समकोण सॉरी समकोण बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल में देखिए इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसमें थीटा क्या था, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, अब यहाँ पे थीटा समकोण में 90 डिग्री हो गया। अब जैसे एक कोण हम बना ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा देखिए हम ऐसे दिखाते हैं, और सब कोण में 90 में ऐसे दिखाते हैं, और सभी कोण में कैसे दिखाते हैं, ऐसे बस ड्रॉ कर देते हैं। अब हम देखते हैं अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो हमारा 90 बन गया। अब ये क्या होगा, 90 ये हो गया हमारा समकोण बना। अब समकोण से बड़ा मतलब इधर बढ़ा दिया हमने, तो ये जो कोण बनेगा यानी 90 से बड़ा, उसको क्या बोले, और ये 180 होता है। ठीक है, पूरा 180, तो 90 से बड़ा और 180 से कम, तो यानी थीटा जो होगा 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ठीक, इसी को हम बोलेंगे अधिक कोण। अब 90 से बड़ा मतलब 91 डिग्री से कितना, 179 डिग्री तक के जितने भी कोण होंगे वो क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। तो 91 डिग्री से 179 डिग्री, अब जैसे 165 डिग्री पूछ रहा है तो क्या होगा, और अब 165 क्या, 90 से बड़ा 180 छोटा, तो यानी अधिक कोण। 123 डिग्री पूछ लिया, ये भी अधिक कोण होगा। तो इस तरीके से जो है ये चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं सरल या ऋजु कोण, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब ये मान लिया एक हमने किरण इधर किया, एक किरण उधर है, तो इनके बीच में अब ये 90 था समकोण, उसके बाद ये बन गया अधिक कोण, और फिर ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा हो गया बी ए सी कह लें यार, एंगल इधर, हाँ बी ए सी एक साइड का, तो ये बन जाएगा हमारा 90 का, सॉरी 180 डिग्री का। तो इस समय थीटा का मान अगर 180 हो जाए, अब ध्यान से देखिए दोनों किरण अगर क्या है, अपोजिट में है, तब 180 बनेगा, और अगर दो किरण एक ही दिशा में हो तो थीटा इनके बीच कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर एक ही दिशा में है अगर किरण, तो क्या होगा, थीटा 0 बनेगा, और दोनों किरण अगर अलग अलग दिशा में है, तो अब जैसे एक किरण ये है, ये किरण, तो इनके इस तरीके से किरण को हम बढ़ाते गए, एक समय आ गया किरण जब है इस तरीके से अपोजिट हो गया तो 180 बन गया। अब जैसे ये है, फिर ये बढ़ा, छोटा छोटा करते जाएंगे तो एक किरण एक ही पे ला जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 0 डिग्री बन जाएगा। यानी अगर किरण एक ही दिशा में है तो 0, अलग अलग दिशा में है तो 180। अब बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होता है? अब थीटा का मान अगर क्या हो, 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बृहत कोण या परिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक, ये हमारे हो जाएंगे प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल। अब देखते हैं पूर्ण कोण क्या होता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यानी थीटा का मान कितना हो जाए? 360 डिग्री अगर हो जाए, यानी एक बिंदु पे जो चारों तरफ जो बनता है एंगल वो कितना होता है? 360 होता है। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं कैसे होता है। मान लिया कि सीधी ये है स्ट्रेट लाइन, तो इस पे एक साइड कितना बनाया था अभी ने? 180 सरल रेखा, दूसरे साइड भी 180 बनेगा। तो अब इसको जोड़ दें 180 180 कितना हो जाएगा? 360 चारों तरफ बन गया ना, 360 डिग्री का। तो यही तो इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। तो एक बिंदु पे चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। आसन्न कोण देखते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, मान लिया एक ये बन गया और ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, ए बी और ये इस तरीके सी और डी नेमिंग दे दिया। अब एक भुजा इसमें कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, और इसका एक भुजा उभयनिष्ठ होगी और इसका जो शीर्ष होगा वो भी उभयनिष्ठ होता है। यानी दो ऐसे कोण जिसकी एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो और शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? शीर्ष और उभयनिष्ठ, और ये दोनों हो तो वे एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें दो कोण बन रहे हैं ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के आसन्न होंगे। यानी एंगल बी ए के बाद सी, बी ए सी बराबर एंगल सी ए, सॉरी बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। ये इसको बराबर, ये रॉन्ग हो गया, ये बराबर नहीं होगा, ये आसन्न होंगे, एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। तो ये एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। अब दो आसन्न कोण कब ये इक्वल हो जाएंगे? अगर 90 का बन जाए कोण और 45 तो दोनों आपस में बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम दो पार्ट में कर दें। अब कोटिपूरक कोण देखते हैं या पूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो कोण का मान अगर क्या हो जाए, दो कोण का मान अगर जोड़ने पे योग अगर कितना आ जाए, योगफल उनका 90 आ जाए, तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 है, 30 का कोटिपूरक क्या होगा? 30 में क्या जोड़ दें कि 90 बन जाए? 60 हो जाएगा। ठीक, 60 30 कितना होता है? 90 होता है। 45 है तो दूसरा भी क्या होगा? 45 ही होगा। ठीक है, तो यानी हम 90 में से जो अगर एक दिया हो तो 90 से घटा के भी हम दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। साठ है और धन 30, 30 धन 60 लिया था, यहाँ पे 60 धन 30 ले लिया, 90 बन गया। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के कोटपूरक होंगे। ठीक है, 30 का 30 को हम डायरेक्ट इसमें घटा के भी हम दूसरा निकाल सकते हैं ना। 30 का कोटपूरक क्या होगा? 60 होगा, यानी 90 में से घटाएंगे, दोनों का योग जो होगा उसी में से तो घटा के हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि कोटपूरक कोण किन दो कोणों का सम होता है। अब संपूरक कोण जिसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसमें 90 था, इसमें 180 होगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है। ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो, जोड़ क्या हो, 180 हो। तो मान लिया 130 डिग्री है तो उसका संपूरक क्या हो जाएगा? घटा दीजिए 180 में से 130, 50 आ जाएगा। आप 50 को जोड़ेंगे 130 में तो 180 तो मिल रहा है, तो घटा के जोड़ के इस तरीके से निकालते रहते हैं। अब 180 में से हमने 130 को घटाया तो क्या मिला हमको? 50 ही तो मिला। तो यही चीज तो है। अब 145 है तो 145 का हमको संपूरक निकालना है, तो 180 में से 145 घटा देंगे। या आंसर से भी आप चेक कर सकते हैं। आंसर में जो कोण दिया हो, दूसरा कोण निकालना हो तो दोनों का जोड़ा देख लीजिए, अगर 180 निकल जा रहा है तो वही आंसर से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण
जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, यानी जिनका क्या हो, शीर्ष एक ही हो और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करें, काटें, ठीक है, मान लिया ए पे काट रहा है, ए बी एक रेखा हो गई, एक सी हो गई, एक डी हो गई, ठीक। अब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसके आमने सामने के कोण को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष पे क्या है, सामने, हाँ। तो इस तरीके से इसमें ये इसका ये होगा शीर्षाभिमुख और इसका ये होगा। और एक चीज और है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर भी होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और दूसरा वाला अगर क्या है 150 है तो ये भी 150 होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। अब मान लिया ये है इस तरीके से, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख है, और ये जो होगा, इसलिए देखिए डबल लाइन दिखाए हैं कि डबल डबल के इक्वल होगा, सिंगल सिंगल के इक्वल होगा। अब समांतर रेखाएं देखते हैं क्या होता है, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो दो लाइंस अगर क्या हो, पैरेलल कब कहे जाएंगे, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, हर जगह अगर क्या हो, समान हो। लंबवत दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो। अगर 5 ये है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, कहीं भी आप देख लें सब जगह 5 5 5 5 ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों रेखाओं को समांतर। ठीक है, दोनों रेखाएं पे दूरी समांतर। अब जैसे सीढ़ी में क्या होता है, इसे लगा होता है ना सीढ़ी, आप देखिए तो क्या होता है, सीढ़ी के दोनों जो लगे होते हैं साइड साइड से, वो समांतर होते हैं। ठीक है, सीढ़ी में बीच में ये लगा देते हैं इस तरीके से, और समांतर होते हैं वो भी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सीढ़ी। अब तिर्यक रेखा जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल लाइंस बोलते हैं। अब दो कोई भी रेखाएं हो, अगर उसको एक तीसरी रेखा काट रही हो तो इसी को तिर्यक रेखा बोलते हैं, तीसरी वाली रेखा को, इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। अब जरूरी नहीं ये दोनों लाइन समांतर ही हो, मतलब कोई भी दो लाइन हो अगर तीसरी रेखा उसको कट कर रही है, अब जैसे समांतर में भी होता है तो इसको भी तिर्यक रेखा बोलते हैं। कोई भी ऐसे लाइन कोई भी होगी, उसको तीसरी लाइन अगर काट करेगी तो उसको हम तिर्यक ही बोलेंगे, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब एन भुजा वाले बहुभुज के, एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, एन भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं होती हैं, अंतःकोणों का योगफल, अंदर के कोणों का योगफल क्या होगा, तो फार्मूला होता है एन माइनस 2 भुजा माइनस 2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लिया एन हमारा 6 है, हेक्सागन की बात करते हैं, 6 है। ठीक है, अब 6 है तो एन की जगह पे हम 6 रखेंगे, तो 6 माइनस 2 गुणे 180 कितना हो जाएगा, 4 आ गया, 180 तो 700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 720 डिग्री। तो इनके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 720। अब हम त्रिभुज की बात कर लें, सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 ही तो होती हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल। अब इसको रख के देख लेते हैं कितना होगा अंतःकोणों का योग, 3 माइनस 2 गुणे 180, 3 में से 2 गया 1, 1 गुणे 180 मतलब 180। हमको पता ना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरीके से आप आयत का निकाल सकते हैं किसी भी। अब n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए, n भुजाओं वाले समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताना है। मतलब समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इसका n भुजाओं वाले समबाहुभुज की बात हम करें, ठीक, तो सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो, तो हम क्या समबाहु त्रिभुज की बात अगर कर लें, सभी भुजाएं बात, तो यहाँ पे क्या त्रिभुज के लिए केस में अगर करें तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 गुणे 180 और बटे 3, 60 डिग्री आएगा ना। समबाहुभुज भी है ना हमारा,
समबाहु में तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज हुआ ना, सभी भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री तो होता है, ये सही तो है। तो इसी तरीके से उसका भी कह सकता है, स्क्वायर जो है हमारा, वर्ग भी तो यही होता है, वर्ग भी तो समबाहुभुज है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये यूपीटेट 2013 में पूछ भी रखा है डायरेक्ट, अभी n के फॉर्म में दिया, कभी भुजा दे देगा। n भुजाओं वाले बहुभुज की बात कर रहा है, समबाहुभुज की नहीं बात कर रहा है, ठीक है, बहुभुज। अब अगर हम त्रिभुज की बात कर लें तो त्रिभुज में क्या होता है? विकर्ण ही नहीं बनेगा ये हो जाएगा इस तरीके से। हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्क्वायर या आयत, वर्ग या आयत से करेंगे। तो वर्ग या आयत में कितने होते हैं विकर्ण? 2 होते हैं ना, निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे हाँ, आयत की हम बात करते हैं तो इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? n बराबर 4 होती हैं। विकर्ण 2 आएंगे ना, तो अब देख लेते हैं चेक करके फार्मूले से। तो n के जगह पे हमने 4 रख दिया, 4 - 3 बटे 2, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 2 आ गया। 2 ही तो विकर्ण बन रहे हैं, यानी ये फार्मूला सबके लिए। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं जो आए हुए हैं। उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूरक के बराबर माप का हो। संपूरक क्या होता है? संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका जोड़ कितना हो? 180 हो। तो एक संपूरक कोण बोल रहा है अपने के ही बराबर माप का होना चाहिए, मतलब सेम नाप के 2 संपूरक कोण जिसका जोड़ कितना हो? 180 हो। तो 90 और 90 सेम माप के हैं ना, ठीक है। या दोनों को हम क्या कर दें? 180 का आधा कर दें, समान माप के तभी तो निकलेंगे बराबर बराबर, तो 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है। या हम आंसर से भी चेक कर सकते हैं, 90 दूना 180, 45 दूना 90, ये तो होगा नहीं। 8 दूनी 16, 80 का भी निकालने तो नहीं हो पाएगा, तो 45 दूना 90 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। 80 160 बन जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 100 दूना 200, इसी का तो दुगुना हो जाएगा। तो आंसर से भी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि उसी का डबल कर दें। अब देखते हैं 55 का पूरक कोण। अब इसमें आंसर को जोड़ भी सकते, हम चेक कर सकते हैं। पूरक क्या होते हैं? 90 होना चाहिए कोण का माप, या हम 90 में से इसको 55 घटा दें, तो जो आपको इजी लगे दोनों को जोड़ के देख ले, किसका जोड़, इसका जोड़ तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसका जोड़ भी ज्यादा हो जा रहा है, यही हो जाएगा इसका आंसर। दोनों को जोड़ने पे कितना चाहिए? आइए 90 आना चाहिए। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 हो गया, सही तो है। ये तो होगा नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा 90 वाला, या 90 में से घटा दीजिए, एक ही बात है। जो आपको सही लगे, आंसर से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर से चेक करना ज्यादा बेटर हो जा रहा है। देखिए जोड़ने पे तो डायरेक्ट 90 मिल जा रहा है हमको। अब कोण ज्ञात कीजिए, ये यूपीटेट 2013 में आया है, जो अपने कोट पूरक के बराबर है। तो अपना कोट पूरक, या इसी में जो आंसर दिया उसका डबल करके देख लीजिए, कोट पूरक कोण क्या होते हैं? 90 होता है सम, 90 का तो 180 हो जाएगा, 90 सम होना चाहिए, नहीं हो सकता। 60 60 दूना 120, ये भी नहीं होता। 45 दूना 90 होता है, या कोटि पूरक बराबर कह रहा है तो 90 बटे 2 कर सकते हैं हम डायरेक्ट, 45 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। या x धन x दोनों बराबर हैं, तो 2 को मान लिया, सबको x मान लिया, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 45 डिग्री, काट देंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं कि मान लिया एक कोट पूरक x है तो दूसरा भी x ही होगा। यूपीटेट 2016 में पूछ रखा है। यदि 2 कोट पूरक के अनुपात दे रखा है कोणों का, 2:3, ठीक। अब 2:3 कोट पूरक कोण 2:3 में दे रखा है। कोट पूरक कोण का सम कितना होता है? 90 होता है। अभी आंसर से चेक इसमें नहीं कर पाएंगे हम, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से कोट पूरक तो बनेगा ही नहीं, ये भी क्या हो रहा है? ये भी नहीं हो पाएगा। 6 4 10, 5 3 8, ये भी हो सकता है, हाँ ये नहीं हो पाएगा। 100 हो जा रहा है ना, ये भी कोट पूरक बन रहा है, दोनों का जोड़। अब इन दोनों में चेक करना हमको, लेकिन अनुपात भी सही होना चाहिए, 2:3 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 90 को दोनों को जोड़ के 5 से भाग दे दें, और जो निकालना है 2 से, पहला वाला निकल जाएगा। या हम 2x मान लिए पहला, अब दूसरा 3x मान लिए, ऐसे अनुपात वाला करते हैं ना, और दोनों का जोड़ 90 कर लिया। तो 5x जोड़ दिया हमने, 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे, 18 आ जाएगा। 18 आ गया। अब x का मान 18 आ गया, लेकिन हमने माना क्या एक कोण को? 2x माना ना, 2 × 18 हो जाएगा।
तो 18 दूनी 36, पहला आंसर जैसे ही 36 मिला, अब आगे नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट इसको तुरंत काट के हटा देंगे, यानी यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट इसको हम भाग करके भी 18 आ गया, 18 दूनी 36, डायरेक्ट हम इसको जोड़ के 90 में भाग दे दो और गुणे दो कर दो, पहला पार्ट निकल जाएगा। जब एक आ गया तो दूसरा, तो अब इसमें क्या कर रहा है, 138 के संपूरक का कोटि पूरक, तो पहले संपूरक का कोटि पूरक, तो 180 का संपूरक निकालेंगे 138 का, तो क्या करेंगे 180 में से 138 घटा देंगे डायरेक्ट। कितना आ गया, संपूरक का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, अब इसको घटा दिया, कितना आ गया हमारा 42 डिग्री आ गया। अब 42 का कोटि पूरक निकालना है, तो कोटि पूरक मतलब 90 में घटाना पड़ेगा, तो 90 में से 42 हमने घटा दिया, या इसमें जितना दिया आंसर उसमें चेक कर लें, उसको जोड़ के देख लें 42 किसके साथ बना रहा है, 48 डिग्री, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।